Hello friends, hope you are doing good and completed my video lecture on vectors. Now we will study basic mathematics which is required to solve physics numericals. This is important for both the students preparing for JEE or NEET because this topic is to be studied in depth in class 12th maths. Also, it becomes more important for biology students who are preparing for NEET because they are not going to study anyways mathematics, okay, in class 11th and 12th. So don't worry, in physics we just need the basics to solve the questions. We will start this with differentiation and its use in physics. Let's start. देखो मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंशिएशन जो है वो एक मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है, कैलकुलस जो कि 12th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। और वहाँ पे बहुत इन डेप्थ बहुत वास्ट वे में डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है। फिजिक्स के लिए हमें डिफरेंशिएशन जो चाहिए वो बहुत छोटा सा उसका पार्ट पढ़ना है हमें, ठीक है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सो डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स इज अ टूल टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है ये अभी हम समझते हैं इसको। सपोज करो कि एक तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लो अबाउट एक्स एक्सिस के अराउंड स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है। तो किसी भी टाइम t1 पे एक इंस्टेंट पे उसका पोजीशन जो था डेट वाज x इक्वल टू, मान लो एट x इक्वल टू x1 था। x इक्वल टू x1 कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 1 मीटर था, x इक्वल टू 2 मीटर, या ओरिजिन पे था x इक्वल टू 0, कुछ भी है, ठीक है, x इक्वल टू x1 पे है। अब मान लो कुछ देर के बाद यही पार्टिकल पहुंच गया एट टाइम t2, ठीक है, उस समय वो उसका पोजीशन अब हो गया x इक्वल टू x2, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में जो चेंज इन पोजीशन होगा, इसका चेंज इन पोजीशन यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ होगा ना, कुछ दूर चला है ना, तो द पोजीशन हैज चेंज, राइट। तो चेंज इन पोजीशन विल बी हाउ मच, इट विल बी गिवन बाय अ क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा एक्स। वी कॉल इट एज डेल्टा एक्स। डेल्टा इज द डिफरेंस बेसिकली होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स मतलब डिफरेंस इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, डेल्टा उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 जो इसका फाइनल पोजीशन था x2 और माइनस x1 अगर कर देंगे तो चेंज इन पोजीशन आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, मान लो ये x2 जो है ये 5 मीटर था सपोज, ठीक है, और x1 जो था वो 1 मीटर था। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ये कितना डिस्टेंस चला तो तुम क्या बताओगे, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 मीटर चला। और टाइम भी मान लो t2 मान लो यहाँ पे 5 सेकंड था, और यहाँ पे जो t1 हो रहा था उस समय ये 1 सेकंड हो रहा था, ठीक है। तो चेंज इन टाइम इंटरवल, ये मतलब ये जो चेंज हुआ इसमें कुछ टाइम के बाद हुआ होगा ना, तो टाइम इंटरवल में का चेंज कितना हुआ, t2 माइनस t1। तो इस केस में t2 माइनस t1 कितना आता, वो भी 4 सेकंड आता, ठीक है। मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इसको। तो बेसिक कहने का ये मतलब है कि तुम यहाँ से ये तुमको समझ में आना चाहिए कि चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 हुआ, और ये चेंज जो हुआ वो टाइम इंटरवल क्या क्या चेंज क्या हुआ, t2 माइनस t1 में, है ना। अब जो हमारा फॉर्मूला है, जो डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, एक एक्स है और एक टी है। एक्स इज पोजीशन बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या और टी जो है वो टाइम है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होता, इफ वी नीड टू फाइंड चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट विल बी गिवन बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। यही डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यही रेट ऑफ चेंज होगा उसका, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या था, एक्स टू माइनस एक्स वन, और डेल्टा टी क्या था, टी टू माइनस टी वन। तो दिस विल बिकम एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, राइट। सो दिस इज बेसिकली चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब चलो अब आगे देखते हैं कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। चलो अब मान लो कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट पाथ पे ना जाके ऐसा कर्व्ड पाथ में जा रहा है, ये जो कर्व्ड पाथ यहाँ ट्रेस्ड है, ठीक है, इस तरीके से। और मान लो किसी टाइम t1 पे उसका पोजीशन है सपोज करो x1, ठीक है, और किसी टाइम t2 पे उसका पोजीशन है x2 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन अगर इसमें अगर हम बोलेंगे डेल्टा एक्स इस केस में, ठीक है, तो वो x2 माइनस एक्स वन लिख सकते हैं। इन टाइम इंटरवल कितना होगा, t2 माइनस t1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
देखो क्या है प्रॉब्लम, अगर तुम x2 माइनस x1 लिखोगे, ये वाला चीज जो चेंज इन पोजीशन है डेल्टा एक्स, तो वो डेल्टा एक्स जो x2 माइनस x1 होगा डेट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ये जो स्ट्रेट लाइन ए बी यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में यहाँ दिख रहा है, दिस इज द चेंज इन पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये मान लो ऐसे कर्व था, ये पॉइंट था, कुछ एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका चेंज हम निकाले तो ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गया ना, ए बी, ये मान लो ए है, ये बी है, तो x2 माइनस x1 कर दिया तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन पता चला, ये वाला इसका नहीं पता चला कि ये किस कर्व से आया था, ठीक है। ऐसे भी तुम याद करो जब पोजीशन वेक्टर पढ़े थे तो उसमें भी क्या होता था, सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता था और लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम वाज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ठीक है। तो ये एक्चुअल पाथ का तो मुझे पता नहीं चला, तो ए बी जो है इसका जो जो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज नॉट द एक्चुअल पाथ विच इज अ कर्व्ड पाथ। बेसिकली ये कर्व्ड पाथ था, लेकिन मुझे अगर हम x2 माइनस x1 करते डेल्टा x, तो ये सिंपली स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो यहाँ पे एरर है, मतलब ये गलत है, इस तरीके से इसको नहीं निकाल सकते, राइट। तो फिर अब क्या मेथड यूज किया जाए, तो अब तुम्हारे पास क्या करना होता है कि तुम क्या करोगे ग्रेजुअली, कि यू विल मेक दिस डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स था तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, उसको बहुत छोटा करते जाओ। डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओगे क्या मतलब है, ये जो ए बी, ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको ये जो ए बी लाइन को मैं ना बहुत छोटा करते जाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि मेक डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल सच दैट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अभी हम समझाएंगे कि क्या करना है इसमें। एंड डिनोट इट एज dx इन इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल का मतलब क्या होता है कि इट्स वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इन सब का मतलब ये हो रहा है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो तुम्हारा कर्व है ये इस तरह से, तो एक चीज बताओ, ये कर्व को अगर हम छोटे छोटे डॉटेड लाइंस में अगर हम बनाते हैं, इसको छोटा छोटा डॉटेड लाइन, बहुत छोटा छोटा ऐसा, ठीक है, तो ऐसा अगर हम लाइन बनाएंगे तो ये कर्व, यू कैन से ना कि ये कर्व जो है ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, समझ में आ रहा है। और हर ये एक छोटा सा ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज dx, इसका लेंथ है dx मान लो, ये छोटा वाला लाइन का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे dx बहुत सारे होंगे, यहाँ से यहाँ तक में बहुत सारे dx होंगे, और अगर उनको सबको ऐड कर दोगे तो ये वाला तुमको प्रॉपर कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोला गया कि मेक डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल, मतलब ये ए बी वाला लाइन, ये जो ए बी था, इसको इतना छोटा कर दो कि ये dx जो है, ये dx, ये बेसिकली ये पॉइंट ए है इसका इस तरफ, और ये दूसरा तरफ पॉइंट ये बी है, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू dx है। अब नाउ समझ में आ रहा है। तो let us assume that the particle changes its position from x1, मतलब ये वाला x1 to x1 plus dx in time interval t1 to t1 plus dt। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये है कि सेम कर्व है ये वाला चीज, और इसमें अब बात हम कर रहे हैं कि अब जो हम ए बी लिए हैं, ठीक है, वो एक छोटा सा सेक्शन लिया है, ये वाला देखो यहाँ पे जो ये सेक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये ए बी सेक्शन बहुत छोटा सा पार्ट है किसका, इस पूरे कर्व का, ठीक है। और ये ए बी का जो लेंथ है वो कितना है, इट इज dx, एंड dx इज वेरी स्मॉल, समझ में आ रहा है। वेरी, जितना छोटा लोगे उतना अच्छा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो dx बहुत, क्योंकि इस कर्व को ही, ये पूरे वाले कर्व को ही हमने बहुत छोटे 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 स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर उस सबको जोड़ देंगे तो वापस से हमको यही कर्व मिल जाएगा। तो उसी में एक छोटा सा कर्व वैसा एक ए बी है, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस है dx, ठीक। तो ये जो पोजीशन था, मान लो इनिशियली x1 था टाइम t1 पे, और t1 प्लस dt जैसे टाइम होगा, मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल जब पास करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वो पहुंच गया b पे, जिसका पोजीशन था x1 प्लस dx, ठीक है। ये लिख सकते हो ना सिंपली, ये जैसे x1 प्लस x2 लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है, या x1 प्लस डेल्टा x लिखा हुआ था, तो उसी तरह से यहाँ पे x1 प्लस dx हम कर रहे हैं कि बहुत छोटा सा पोजीशन वो चेंज हुआ है। तो अब अगर तुम देखोगे तो नाउ ए बी इक्वल टू dx, जो भी बात की, इज अ स्ट्रेट लाइन वेरी स्मॉल, ठीक है, वो समझ गए, एंड इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये तो सही है ना, मतलब इसी के पार्टिकल का जो पाथ था, इसी को हमने डिवाइड किया ना कि छोटे 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 बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ठीक है। तो ये ए बी भी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ दिस ए बी जो लेंथ है, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो अब अगर हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज, तो अब हमारा ये क्या आएगा, अब ये सही आना चाहिए। तो अब क्या हुआ कि हेंस वी कैन डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो इसका पोजीशन जो हो रहा था ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, एज, अब क्या डिफाइन करेंगे, dx बाई dt। उस समय पिछले स्लाइड में हमने क्या डिफाइन किया था, डेल्टा x बाई डेल्टा t, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे एक स्ट्रेट लाइन था मेरे पास, वो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन था, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ डेल्टा एक्स निकालने में, और डेल्टा टी तो ठीक है, डेल्टा एक्स निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्ट्रेट पाथ नहीं था, इसलिए हमने उस कर्व्ड पाथ को बहुत छोटे 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 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया,
और हर एक सेक्शन इतना छोटा है कि इट जस्ट रिजेंबल एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है, dx है। तो अब ये dx जो है इसका रेट ऑफ चेंज विथ टाइम क्या होगा, dx बाई dt, ठीक है, और इसी को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो दिस ये जो dx बाई dt जो टर्म आया ना, ये इसी को डिफरेंशियल टर्म कहते हैं। ये डिफरेंशियल मतलब क्या, डिफरेंशियल मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज है उसको उसका डिफरेंशियल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो उस चीज का रेट ऑफ चेंज विथ टाइम, तो ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा कि ये सब जो बोल रहे हैं हम लोग वो क्या हो रहा है, ये आगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगा। अभी बस तुम इतना समझो इस चीज को जो बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी सेगमेंट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है ताकि वो रिजेंबल करेगा एक स्ट्रेट लाइन के जैसा, ठीक। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, वी हैव डिवाइडेड द कर्व्ड पार्ट इनटू वेरी स्मॉल स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ लेंथ dx, ताकि सबको कंबाइन करोगे तो वो एक्चुअल पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये dx बाई dt जो अभी आया वो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब हम ये समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। पहले हम देखेंगे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सपोज करो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड देयर आर टू क्वांटिटीज x एंड y, they are interrelated in such a way that for every x there is only one value of y। सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक इक्वेशन है ऐसा कि y इज इक्वल टू, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल टू 2x है, ठीक है, ऐसा है। तो इसका क्या मतलब है कि x का कोई भी वैल्यू के लिए देयर विल बी वन वैल्यू फॉर y, यही होगा। x अगर तुम 0 ले लो, ठीक है, x अगर 0 लोगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह x1 लोगे तो y क्या आएगा, 2 आएगा। x10 लोगे तो y कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ y। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से, तो अगर इस चीज को अगर तुम प्लॉट करोगे, प्लॉट मतलब क्या होता है, मतलब ये तुम लोग प्लॉटिंग पढ़े होगे ना पहले 9th-10th क्लास में। अगर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, तो अगर x में अगर 0 पॉइंट है तो y कितना है, 0 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बना लिए 0,0। x जब 1 है, ये मान लो 1 है, तो y कितना है, मान लो 2 है, तो ये y 2 है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। उसी तरह जब ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, x जब 2 होगा तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह बढ़ते जाओगे तो इसको अगर तुम कनेक्ट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ गए। तो इसी तरह का चीज यहाँ पे बना हुआ है एक, है ना। तो ये एक तुम्हारा मान लो कोई ग्राफ है, और इसमें अगर इस ग्राफ में तुमसे अगर पूछा जाएगा कि स्लोप इसका क्या क्या होता है, तो स्लोप का भी मतलब समझेंगे क्या होता है। सपोज करो कि x जो है, ये x चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2, मतलब एक इंस्टेंट पे इसका वैल्यू x1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, y1 है। जैसे भी मैंने दिखाया था ना, x अगर 1 है तो y2 है, तो उसी तरह से इसका वैल्यू अगर x1 है तो y का वैल्यू y1 है, और इसका वैल्यू जब x2 है तो इसका वैल्यू कितना है, y2 है, ठीक है। ये दोनों ऐसे इंटररिलेटेड है। तो इस स्ट्रेट लाइन में का स्लोप जो डिफाइन होता है, तो स्लोप इज बेसिकली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो वर्टिकल एक्सिस में है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दिस इज डिफाइंड एज स्लोप। ये अभी बस तुम समझो कि डेफिनेशन क्या होता है स्लोप का। तो ये हमने डिफाइन किया कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसमें आगे क्या समझते हैं कि चेंज इन x अभी क्या हुआ इस केस में, ये तुमको क्लियर दिख रहा होगा ना। चेंज इन x कितना हुआ, मतलब चेंज इन x क्या होगा, ये वाला चीज होगा, ये वाला लेंथ x2 माइनस x1, दिस इज चेंज इन x, ठीक है। और चेंज इन y सिमिलरली कितना हुआ, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या है, ये वाला चीज, दिस इज y2 माइनस y1, राइट। तो अगर ये दोनों चीज तुमको पता है तो अब तुम्हारे लिए एक चीज सिंपल हो जाता है। तुमसे अगर हम पूछेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, तो तुमको पिछले स्लाइड में बताया था ना हम कि क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स होगा, है ना। तो स्लोप ऑफ द लाइन का डेफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये रेट, ये चेंज ऑफ y हो गया, ये चेंज ऑफ x हो गया, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा y इज द चेंज इन y व्हेन डेल्टा x चेंजेस, डेल्टा वेयर एज डेल्टा x इज द चेंज इन x, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो ये स्लोप कहलाता है लाइन का, ये याद रखना, है ना। ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन। तो इसको और क्या तरीका से हम स्लोप को डिफाइन कर सकते हैं, स्लोप को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो तुम्हारा ये ट्राइंगल बन जाता ए बी सी, ये ए सी जो है, ये वाला लाइन ए सी
दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से इस वाले लाइन से ए बी जो लाइन है, ये वाला लाइन जो ए बी है, ये एंगल थीटा बना रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे हम अभी दिखा रहे हैं, दिस इज एंगल इज थीटा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम बात करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो tan थीटा का वैल्यू आएगा ये बी सी पी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो P हो गया BC और बेस कितना हो गया AC, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू BC बाई AC। BC क्या था, y2 माइनस y1 ही तो BC था ना, ये वाला जो चीज जो आ रहा था मेरा, दिस वाज y2 माइनस y1 इज इक्वल टू BC, और x2 माइनस x1 जो ये आ रहा था, ये क्या आ रहा था, दैट वाज AC, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दिया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आया कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, और इसका अगर स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो बेसिकली तुमको क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, यू नीड टू कैलकुलेट tan थीटा। अगर तुम tan थीटा कैलकुलेट कर लिए ये, तो यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और इसमें एक कन्वेंशन लेते हैं कि थीटा इज टेकन पॉजिटिव फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस केस में देखो, इस केस में तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट। तो अगर इससे ये वाला जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां से यू मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बना रहा है ये, तो दिस विल बी पॉजिटिव, समझ गए। तो थीटा थीटा उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे, समझे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और नेगेटिव लेंगे अगर ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है। क्लॉकवाइज कब बना सकता है, देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है और कोई लाइन अगर तुम्हारा अगर इस तरीके से होता है नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, है ना, तो तुम एंगल जो बनाते हैं यहां से, वो तुम स्मॉलर एंगल हम ले रहे हैं अगर, तो यू नीड टू टेक दिस एंगल, समझे इस बात को, ठीक है। तो उस केस में थीटा क्या हो जाता, क्लॉकवाइज आ जाता। तो क्लॉकवाइज अगर लोगे तो उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, याद रखना। नाउ डिपेंडिंग अपॉन थीटा स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये बताओ मेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा होता है, राइट। तो tan थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, तो इस केस में अगर लाइन अगर ऐसा होता, तो तुमको अगर पता होगा कि tan थीटा, ये देखो ये अगर 90 डिग्री से कम है, थीटा अगर अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री अगर होगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, तो उस केस में tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और थीटा अगर जैसे ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेस देन में ये पॉजिटिव होता है, राइट। तो इस केस में ये देखो ये वाला जो एंगल बना रहा था थीटा, दिस वाज लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा केस ले लो, अगर कोई लाइन मान लो इस तरीके से है, ठीक है, तो उसमें तुम क्या कर सकते, तेरे पास दो ऑप्शन है हम बताएं। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज या एंगल लोगे तो ये होगा थीटा, ठीक है। तो थीटा अभी क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो tan थीटा ऑटोमेटिकली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि स्लोप इस लाइन का, ऐसा लाइन का नेगेटिव होगा। दूसरा वे राउंड है, अगर तुम क्लॉकवाइज चलोगे इधर से इधर, तो ये वाला एंगल लोगे थीटा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज लोगे तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, बट हमारे कन्वेंशन के अनुसार थीटा अगर क्लॉकवाइज में चलेगा तो इट हैज टू बी, इट विल बी नेगेटिव, है ना। तो थीटा अगर नेगेटिव लोगे तो tan ऑफ, अगर माइनस थीटा हम लिखते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा अगर लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस tan थीटा, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो या इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो तुम्हारा वैल्यू का आएगा, स्लोप का नेगेटिव आएगा। जीरो कब आ सकता है, जीरो कब होता है, स्लोप tan थीटा है तो थीटा के किस वैल्यू पे जीरो होता है, थीटा जब जीरो होगा तो tan थीटा क्या आ जाएगा, जीरो होगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो का क्या मतलब होता है, व्हेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर पैरेलल है टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो उसका स्लोप जो होगा डेट विल बी जीरो, क्योंकि वो 0 डिग्री होगा, समझ गए। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक और चीज है फाइनली, स्लोप जो होता है ऑफ अ लाइन, इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जैसे इस केस में हमने देखा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, विद द क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिया हुआ है, तो ये कहलाता है स्लोप। अब तुम सोच रहे होगे कि ये स्लोप ये सब मतलब क्यों जानना चाह रहे हैं हम, स्लोप ये क्यों निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका
फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है, इसमें बहुत जगह तुमको है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी विद अदर फिजिकल क्वांटिटी निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ। तुमको दिया रहेगा, मान लो कहीं भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं टी से, ठीक है, और इसका तुमको कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लो इस तरीके से कि ये कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है ऐसा, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो तुमको उस समय क्या समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल एक्सिस बाय विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब होता है स्लोप निकालना, ठीक है। तो तुमको ये स्लोप निकालने का ये सब जो मैंने फॉर्मूला ये सब जो बताया है, ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए। तो अगर तुम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है तो बेसिकली क्या निकालना है, तुम इसका tan थीटा अगर निकाल लोगे, अगर ये एंगल तुमको पता है कहीं से थीटा, ठीक है, तो तुम tan थीटा निकाल लोगे तो उसका तुम्हारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, तेरा स्लोप कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्लोप का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुमको पता चल जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस तरह से बहुत जगह ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए तुमको ये जानना जरूरी है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन टेक्निक कैसे यूज होगा स्लोप ऑफ अ कर्व निकालने के लिए। सपोज करो एक कोई कर्व है, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने एक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना बहुत इजी था, वो सिंपली tan थीटा हो जाता था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रहता था और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता था। तो बहुत इजी हो गया tan थीटा निकालना, तो उससे मेरा स्लोप कैलकुलेट हो जाता था, राइट। अब यहाँ पे आओ, इस केस में मान लो कोई अगर पार्टिकल इस तरह से एक कर्व में मूव कर रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो तुमको निकालना है दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। ए वहां पे है जहां पे x1 है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, y1 है, और ये x2 है, x2 के करस्पॉन्डिंग कर्व का वैल्यू कितना है, y2 है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर इसका स्लोप निकालना है, तो अगर अब तुम लिखते कि स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो बेसिकली पता है तुम्हारा क्या हुआ, तुमने ये स्ट्रेट लाइन निकाल लिया, ये जो स्ट्रेट लाइन है AB, ठीक है, ये तुमने निकाल दिया। तो इसका कर्व बेसिकली पता, इसका स्लोप आ गया वो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो था ये वैलिड था किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल पाथ क्या है, ये तो कर्व है ना, ऐसा ये देखो यहाँ पे ये तो कर्व में जा रहा है, तो ये तो इसका एक्चुअल पाथ है नहीं, है ना। तो दिस डज नॉट गिव द स्लोप ऑफ द कर्व बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज इसका स्लोप जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कर्व पाथ है, ठीक है। अब क्या किया जाए यार, अब तो मुश्किल लग रहा है कि अब कैसे निकाला जाए स्लोप। तो नहीं, अभी भी तुम्हारे पास तरीका है निकालने का। अब क्या तरीका बचता है तुम्हारे पास कि पहले ये समझो कि किसी भी कर्व का, कोई कर्व जब दिया रहता है उसका स्लोप क्या डिफाइन होता है। स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट, किसी भी स्लोप में का कर्व, किसी भी कर्व का स्लोप किसी भी एक पॉइंट पे इज द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व। इसका मतलब हुआ, ये समझो, टेंजेंट का मतलब तो जानते हो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी ऐसा कर्व है तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट हम बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो उस लाइन को जस्ट टच करता हुआ ऐसे क्रॉस करेगा, सिर्फ उसी पॉइंट को टच करेगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत बन रहा है, एक मिनट रुको दिखाते हैं। सपोज जैसे ये सर्कल हुआ करता था हमारा, तो टेंजेंट क्या होता था, मान लो किसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो तुम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते थे ताकि वो सिर्फ उस पॉइंट को टच करे कर्व में, और किसी पॉइंट को टच वो नहीं करेगा, राइट। तो उसी तरीके से कोई भी कर्व अगर आएगा और उसका स्लोप निकालना है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ गया कि कोई भी अब कर्व आएगा तो वहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे पूछ सकता है वो स्लोप निकालना, क्योंकि वो रेंज में नहीं पूछ सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो यहां से यहां तक का कर्व नहीं पूछ, यहां से यहां तक का स्लोप नहीं पूछ सकता है, क्योंकि यहां से यहां तक में स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो हमेशा चेंज हो रहा है ना, कभी ये डायरेक्शन में है, फिर ये डायरेक्शन में, फिर आगे बदल रहा है। तो स्लोप बेसिकली क्या बताता है, तेरा डायरेक्शन बताता है, राइट। तो अगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे ही चेंज कर रहा है तो स्लोप निकालना पूरे पार्ट का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जा सकता है, तो वही डिफाइन किया गया है कि स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। अभी आगे ये समझते हैं कि ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है। इसमें क्या है, सपोज करो तुम्हारे पास ये जो कर्व था, अब हमने इसको क्या किया, इसी कर्व को बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटा छोटा, ठीक है, एलिमेंट्स में, जितना छोटा पॉसिबल हो उतना छोटा में इसको हमने इसको ऐसे ऐसे
काट के डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और हर ये छोटे पार्ट का, ये जो छोटा सा पार्ट है ये, इसका लेंथ हम निकालेंगे इस तरीके से कि x1 जब चेंज हुआ dx से, मतलब x1 पहले x1 था, a पॉइंट, ये देखो यहाँ पे जो a पॉइंट आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट मान लो वो x1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हुआ y1, तो ये यहाँ पे y1 आ गया, ये y का, ये a का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। जब x1 चेंज हुआ x1 से x1 प्लस dx, मतलब कि ये जो हम बढ़े ये वाला चीज है, ये जो विथ तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला विथ, दिस इज हाउ मच, दिस इज dx, इन ये दो डॉटेड लाइन के बीच का, ठीक है ना। तो ये जब dx आगे बढ़ा तो y करस्पॉन्डिंगली कितना बढ़ा, ये वर्टिकल में, ये जो वर्टिकल में जो दो डॉटेड लाइन के बीच का है दैट इज dy। तो मतलब जब x1 प्लस dx हो गया तो y कितना हो गया, y1 प्लस dy हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो ए बी सेक्शन है मेरा, ये ए बी, ये छोटा था, ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, राइट। समझ में आ रहा है ना, जो मैंने अर्लियर स्लाइड में तुम्हें बताया था कि dx इनफाइनाइटेसिमल होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसको अब हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो छोटा सा पार्ट बना इसको हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अब मेरे लिए एक ये इजी बन सकता है, अगर हमने लिखा है कि कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमल लेंथ ए बी ऑन द कर्व such that y changes from y1 plus y1 to y1 plus dy with x changing from x1 plus x1 plus dx, ये मैंने तुम्हें समझाया कि क्या हुआ है। देन इसी चीज को, ये जो ए बी था इसका अगर हम मैग्नीफाइड फॉर्म देखें, इसको मैग्नीफाई कर दो अब, ठीक है। तो ये ए बी बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, इस ये यही सेगमेंट को हमने मैग्नीफाई किया है, ये जो सेगमेंट था, तो यही एक सेगमेंट को मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो ये ए बी हो गया, तो दिस कैन बी नाउ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सेक्शन ऑफ दिस कर्व, ठीक है। इस पूरे कर्व का ये स्ट्रेट सेक्शन है, ठीक है। तो ए बी जो स्ट्रेट सेक्शन है उसका ये जो बीसी पार्ट है ये dy है, जो वर्टिकल में चेंज आया था, जब हॉरिजॉन्टल में कितना चेंज हुआ था dx, जो हॉरिजॉन्टल में dx चेंज हुआ तो y में कितना चेंज आया, dy आया। तो ये वर्टिकल है, ये उसका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, तो इस केस में इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा इज इक्वल टू सेम p बाई बी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो उस केस में क्या होगा bc बाई ac, इसी ट्राइंगल में। तो दैट मींस स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये वाला छोटा वाला लाइन का, उसका स्लोप क्या लिखेंगे हम, dy बाई dx, समझ में आ रहा है। और यही dy बाई dx इस ट्राइंगल में tan थीटा के बराबर होता है, ये जो एंगल यहाँ आ रहा था tan थीटा, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंटल सेक्शन जो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे उसका वो एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उसका उस एलिमेंटल पोर्शन का जो स्लोप है वो कितना होगा, dy बाई dx, ये डेरिवेटिव फॉर्म में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ रहा है, जो अभी तक हम डिफरेंशिएशन का बात कर रहे थे, है ना। तो ये इसको हम डिफाइन करते हैं dy बाई dx से, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है, देखो कि यहां पे if we calculate derivative of y with respect to x at any point on the curve, it gives the slope of the tangent at that point on the curve। कहने का मतलब है कि ये जो ए बी सेक्शन हमने लिया था, ये छोटा वाला सेक्शन हमने लिया था, ठीक है। अगर इस यहाँ पे अगर हमने उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया उसके, यानी कि हमने वहां पे अगर स्लोप हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो उसका ये मतलब होता है कि ये जो एंगल थीटा बना रहा था यहाँ ए बी, जो हॉरिजॉन्टल थीटा बना रहा था, तो अगर इसी ए बी को अगर हम स्ट्रेट लाइन में ही अगर एक्सटेंड कर देते हैं ऐसा, ठीक है, दोनों साइड, तो ये बेसिकली एक्सटेंड अगर करोगे तो ये यही लाइन मिलेगा, राइट। जो लाइन मैंने यहाँ पर्पल कलर में बनाया है ये यही लाइन मिलेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि ये ए बी लाइन अगर एंगल थीटा बना रहा है तो इसी का एक्सटेंडेड लाइन है ना ये पूरा, तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, सेम एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ से। तो इसीलिए ये भी एंगल थीटा है सेम, ठीक है। तो ये अगर इसको अगर गौर से देखोगे इस लाइन को, तो ये वाला लाइन देखो इस पॉइंट को टच करता हुआ, मतलब ए बी वाले सेक्शन को, ये वाला ए बी सेक्शन, ए बी तो हमारा बहुत छोटा है ना, dy dx के टर्म्स में दिस इज वेरी स्मॉल, राइट। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, तो इसको जस्ट टच करता हुआ ये लाइन जा रहा है इस कर्व पे, ठीक है। तो जब इस तरह से टच करता हुआ कोई लाइन जाता है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट ही तो कहते हैं ना, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकालना तुम्हारे लिए बहुत इजी है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये तो टेंजेंट तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्लोप इसका निकालना है, मतलब यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट tan थीटा, राइट। तो वही बताया गया है कि अगर तुम dy बाई dx अगर कैलकुलेट कर रहे हो ये वाला चीज, तो दिस गिव्स यू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द कर्व, इसी कर्व पे का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली चलो अब इसका हम तुमको जस्ट समझाते हैं कि ये क्या है ओवरऑल। इसका ओवरऑल मतलब जो होता है वो ये होता है कि स्लोप
or derivative at any point of a curve gives the value of physical quantities like velocity, acceleration, etc. इसका मतलब ये है कि तुमको अब ये समझना है कि किसी कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप निकालना है तो वो तो बहुत इजी है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, वहां पे tan थीटा निकाल लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसा जो भी अगर तुमको दिख रहा है उसमें जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं उससे तुम tan थीटा निकाल लो, तो उससे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा, इजी है। सेकेंड केस हो सकता है कि कोई कर्व है, अब कोई कर्व जब है, ठीक है, और उसका स्लोप निकालना है, समझ गए। अब इसमें फिर से हम एक वही एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल, कि मान लो तुम्हारा एक्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। इसका कोई कर्व दिया हुआ है, कोई कर्व है मतलब इसी टाइप का, मान लो ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे, मान लो कोई एक इसमें पॉइंट ले लिया, वो पी, इस कर्व में पॉइंट पी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, तुमको ये समझ में आना चाहिए, मतलब कि इस पॉइंट पे अगर, इस पॉइंट पे अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल थीटा बनाएगा टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो अगर ये तुम tan थीटा कैलकुलेट कर लोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट बेसिकली dx बाई dt, यही तो मिलेगा, ठीक है। ये ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो इस केस में वर्टिकल क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम है, तो dx बाई dt क्या होता है, तुम 9th 10th में पढ़े होगे ना कि वेलोसिटी एक टर्म होता है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, समझ में आया। तो इसीलिए ये सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन भी होता तो उस केस में भी स्लोप निकालते, तो वो एक्स और टी के बीच में, तो वो वेलोसिटी देता। इस तरह का कोई कर्व होता तो उस केस में चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डायरेक्टली tan थीटा कैलकुलेट नहीं हो सकता है। मान लो इसका कोई इक्वेशन दिया हुआ था, एक्स का कोई रिलेशन दिया हुआ होता टी के टर्म्स में, मान लो 5t दिया रहता, इस टाइप से दिया रहता, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ता है उस केस में, तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, dx बाई dt, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करने से मुझे स्लोप मिल जाता है, या क्या मिल जाता है, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन ही क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में हमें ये हर जगह रिक्वायर्ड है, बहुत जगह भी आगे तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितना जगह ये रिक्वायर्ड है। ये तो मैंने दो एग्जांपल लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन भी तुम लोग एक बार टर्म पढ़े होगे कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जहां भी निकालना है वहां पे डिफरेंशिएशन आएगा, समझ में आ रहा है, डिफरेंशिएशन आएगा और स्लोप आएगा, इसीलिए अभी तक मैंने स्लोप और डिफरेंशिएशन तुमको अच्छे से समझाया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, तो अभी तक हमने ये समझा है कि डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर निकल जाएगा, या फिर मुझे स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है, इसलिए डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला जानना होगा, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल्स होंगे, जो भी डिफरेंट कर्व होगा या कुछ भी होगा, तो वो कुछ y और, जैसे y और x के बीच का ग्राफ है, तो y और x के बीच में कुछ क्या दिया रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, ठीक है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि फॉर्मूलाज क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज। तो पहला, टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस चीज का डेरिवेटिव निकालना है जिसके टर्म्स में, तो जो वर्टिकल वाले में होगा वो होना ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, तभी तो होता है ना। कोई भी ग्राफ अगर बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो y और x में कुछ एक रिलेशन होगा, समझ गए, यहाँ पे कुछ रिलेशन होगा जिससे ये प्लॉट होता है। मान लो स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट करना है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है कि एक कोई भी x का वैल्यू के लिए वो यूनिक वैल्यू होगा। मान लो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x के किसी वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू होगा, तो y जो है, y, इसको ऐसा भी हम बोलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, कि x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, y में चेंज आएगा, और उसी तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं y वर्सेस x, ठीक है। नाउ अभी क्या है कि सपोज करो y इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ n है, वेर n इज एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो
इसको हम ऐसा भी लिखते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको रीड करते हैं y ऑफ x या y एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू 1 होता तो बेसिकली क्या हो जाता, y इक्वल टू सिंपली x हो जाता। तो तुम x का कोई भी वैल्यू रखोगे तो एक यूनिक वैल्यू आएगा y का, समझ में आ रहा है। तो उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसको इसको रीड करते हैं d ऑफ y बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बोलते हैं इसको, ठीक। तो dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली क्या कर रहे हो, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, x टू द पावर n, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, ये y है ना तुम्हारा, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, राइट। तो dy बाई डी एक्स हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये n को, जो n जो पावर में था इसको बाहर ले आओ, तो n टाइम्स n मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n माइनस वन, मतलब जो यहाँ पे था उसमें से -1 कर दोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कहीं तुमको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 5, ठीक है, और तुमको कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस वन, तो n यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ तुम लिखोगे 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे x, लिख दो x, 5 माइनस वन तो 4, तो दिस इज dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5, तो ये आएगा 5x टू द पावर 4, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं कि और ये और एक और चीज, ये फॉर्मूला रट लो, बाय हार्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फॉर्मूला में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, फॉर्मूला तुमको याद करना होगा, बस इसको रट लेना है, ठीक है। ये होता है डी एक्स टू द पावर एन आएगा तो एन एक्स माइनस वन होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब चलो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। दूसरा चीज है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या होता है, लेट y इक्वल टू के, सपोज करो कोई इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 5 ऐसा, तो देखो y x के टर्म्स में नहीं ना है, अब यहाँ पे x कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अगर इसको, अगर हम तुमको बोलते हैं अगर इसको प्लॉट करो एक्स वाई एक्सिस पे, y इक्वल टू 5 लाइन को, ये x है ये y है, तो y इक्वल टू 5 मतलब क्या होता है, x के किसी भी वैल्यू पे, सिंस y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो x का कोई भी वैल्यू रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, फिक्स है, कितना है 5। तो दिस बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे देखो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो हमेशा 5 है, राइट। तो दिस इज व्हाट इट मींस कि y इक्वल टू के अ कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो उस केस में अगर dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या होगा, d ऑफ k बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ k बेसिकली, वेयर k इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सिर्फ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हम तुमको समझा देते हैं। dy बाई डी एक्स जो हम लोग पढ़े थे ये बेसिकली क्या पढ़े थे, दिस इज स्लोप, राइट। dy बाई डी एक्स तो स्लोप होता है ना, और स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब बताओ मुझे कोई कि ये जो लाइन था मेरा 5, y इक्वल टू 5, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है tan थीटा। तो ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, 0 डिग्री, राइट। तो 0 डिग्री बना रहा है तो tan ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, 0, समझ गए, इसीलिए इसका स्लोप 0 है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी याद रखना है कि कहीं भी कांस्टेंट अगर आएगा तो इट बिकम्स 0, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब आगे इसमें है, सपोज करो कोई क्वांटिटी है y विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी t, ठीक है। मतलब ऐसा हम डिफाइन किए y इक्वल टू टी टू द पावर n, लेकिन तुमको कैलकुलेट करने बोला जा रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी x। अगर ऐसा कुछ आ गया, कहीं आएगा, वो जहां पे आ जाएगा वहां पे मैं तुमको बता दूंगा कि ये वाला चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन अभी ये समझ लो कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है उस केस में, ठीक है, यही कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू अ थर्ड क्वांटिटी एक्स, तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो इसको क्या लिखोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ टी टू द पावर एन, क्योंकि वाई मेरा कितना है, टी टू द पावर एन है, ये आ गया। अब इस केस में तुम ये वाला फॉर्मूला अगर सोचोगे कि ये फॉर्मूला यहाँ लगा दें तो दिस इज नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही देखा था यहाँ पे कि टू कैलकुलेट डेरिवेटिव वाई शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड हैव सेम वेरिएबल। ये सब जो हम एक्स वाई टी जो भी बात कर रहे हैं ये सब वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू चेंज करते जाओ तो दूसरा वेरिएबल जो उससे डिपेंडेंट होगा उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है, ये सब फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, राइट। तो इस केस में होना, डेरिवेटिव निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है कि जो न्यूमरेटर होता है दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे सेम आ रहा था ना, डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो ये क्या रहा था, डी एक्स ऑफ एन बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी एक्स था।
तो इस केस को, ऐसे वाले केसेस को कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत इजी है एक्चुअली। ऐसे केसेस जैसे आएगा तो तुमको क्या करना है कि तुम इसको सिंपली ऐसा लिखोगे, dy बाई डी जो है वो इक्वल टू डी ऑफ टी टू द पावर n बाई डी एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या जानना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dt से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो ये dt ये dt, ताकि जब अगर तुम इन दोनों को कैंसिल कर दो dt बाई dt तो वापस से तुम कहाँ पहुंच जाओगे, d ऑफ टी एन बाई डी एक्स, यहीं आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये वाला टर्म को देखो, डी टी एन बाई डी टी, अब ये हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी टी है, डिनोमिनेटर में भी टी है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एन टी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो x कैन बी एनी वेरिएबल ना, x हो, t हो, p हो, q हो, व्हाटएवर जो भी हो। ठीक है, तो एन टी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, ये जो डी टी बाई डी एक्स आया हुआ था वो यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा डी टी बाई डी एक्स। और अगर तुमको मान लो कोई रिलेशन पता है t और x के बीच में भी, मान लो कोई एक रिलेशन है t इक्वल टू 5x है या कुछ भी दिया हुआ है 5x स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है t और इसमें, तो तुम आराम से वहां पे डी टी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम तुमको ये समझाना चाह रहे थे कि अगर थर्ड वेरिएबल इस तरह से बीच में आ जाएगा तो उस केस में dy बाई डी एक्स कैलकुलेट होता कैसे है। तुमको सिंपली डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे दोनों सेम वेरिएबल से, जो कि y के टर्म्स में होगा। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इसका एप्लीकेशन हम तुमको आगे बताएंगे कि कहाँ पे आता है ये। ठीक है, चलो अब इसमें इसका आगे देखते हैं कि क्या है। अब क्या चीज है, एक सपोज ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है y ऑफ x इक्वल टू a ऑफ एफ एक्स प्लस b ऑफ b टाइम्स g ऑफ x वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिक्स से मत डरो, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा लिखने का तरीका होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो ऐसा तुमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x क्यूब, ऐसा दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसलिए y ऑफ x हो गया। a f ऑफ x मतलब a इज कांस्टेंट, तो a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इस केस में 5। f ऑफ x मतलब एनी फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, फंक्शन ऑफ x मतलब इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ x कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस b, b इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखो यहाँ b एक कांस्टेंट हो गया 3, और g ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब, एक अनदर फंक्शन कुछ, तो दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो इस केस में अगर तुमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो उसमें क्या करोगे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको तुम बाहर निकाल लेते हो, तो इट इज सिंपली dy बाई डी एक्स विल बी a और पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो इससे आगे भी बढ़ा सकते हो, प्लस c ऑफ समथिंग प्लस d ऑफ समथिंग, जैसे जितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो अगर इसको मेरे को यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता तो मैं इस केस में क्या करता, सिंपली 5 को बाहर निकाल लेते और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर इस फॉर्मूला को लगा के फाइंड करते तो मेरा क्या आता, एक्स स्क्वायर का d बाई डी एक्स क्या होता है 2, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई साइन हो जाता, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो ये लिख देते हैं। फिर यहाँ प्लस साइन 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर, ऐसा। तो सिंपली इसका आंसर तुम्हारा क्या आ जाता, 10x प्लस 9x स्क्वायर। समझ में आया? तो ये dy बाई डी एक्स यहाँ तक कैलकुलेट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब इसमें नेक्स्ट चीज देखते हैं कि क्या है। अब इसमें क्या है कि सपोज ऐसा कुछ आया कि d2y बाई डी एक्स टू निकालना है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये एक नया चीज दिख रहा है d2y बाई डी एक्स टू, इसका ये मतलब होता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है y का, मतलब कि पहले तुम dy बाई डी एक्स निकालो, पहले एक बार dy बाई डी एक्स निकालो तो कुछ आएगा, और उसको फिर से उस जो आएगा उसी का फिर से dy बाई डी एक्स निकाल दो। कहने का मतलब है, मान लो तेरे पास एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स तो कितना आएगा तेरे फॉर्मूला के हिसाब से, बताओ, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम बोलते कि तुम इसका निकालो d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि d बाई डी एक्स निकालो किसका, ये dy बाई डी एक्स कैलकुलेट जो की हो, मतलब अब d बाई डी एक्स निकालो, दिस इंप्लाइज कि d बाई डी एक्स निकालो कितने का, 3x स्क्वायर का, ये 3x स्क्वायर यहाँ पे जो आया था ना,
उसका डी बाई डी एक्स निकालो, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, फिर से तुमको ये कांस्टेंट है 3, तो 3 को बाहर ले आओ, तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है 2x, तो क्या लिखते हैं 2x, तो बेसिकली क्या आंसर आ जाता 6x। समझ में आ रहा है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज d2y बाई dx2 निकालना, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं ना, ये तो मैंने तुमको बेसिक बताया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे तो बहुत होते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा हो सकता है, cos x हो सकता है, sin x, tan x, e टू द पावर x, log x, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेजुअली एज एंड व्हेन जहां जहां पे आएगा वो बता देंगे, लेकिन ये जो चीज मैंने तुम्हें बताया ये बेसिक फॉर्मूला थे जो तुम्हें एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टेक सम क्वेश्चन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t एट पॉइंट्स a b एंड c ऑफ द कर्व एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहाँ पे देखो, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक कर्व है जो, अब इसका वर्टिकल एक्सिस x है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इसको कहते हैं फिजिक्स में, ठीक। तो यहाँ पे इस कर्व में 3 पॉइंट्स है a b और c, और यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज निकालने। तो तुम्हें पता है डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, अगर कोई कर्व है तो तुमको उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है या फिर dx बाई dt बेसिकली निकालना है, यही तो निकालना है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन dx बाई dt या स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो उसका स्टेप्स तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहला कि ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स a b एंड c, ठीक है, एंड एक्सटेंड द टेंजेंट टू मीट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तब तो वो tan थीटा निकलेगा ना, वेयर एवर पॉसिबल। मतलब इसका क्या हुआ, देखो ए पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो ऐसा ड्रॉ करेगा, ये जो ब्लू लाइन में यहाँ पे दिखा, और ये हॉरिजॉन्टल, ये टाइम एक्सिस से इस वाले एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है थीटा ए, ठीक है। उसी तरीके से बी को ड्रॉ करोगे तो बी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, देखो ये तुमको क्लियर दिख रहा है, ये पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, ठीक है, ये इसका टेंजेंट होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का टेंजेंट ड्रॉ होगा जो कि एंगल बना रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये जो थीटा सी बना रहा है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आगे देखो, अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेट tan थीटा वेयर थीटा इज एंगल ऑफ द टेंजेंट्स एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज, यही मैंने बताया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और बी पे जो टेंजेंट है ऑब्वियसली वो पैरेलल टू टाइम का एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसका एंगल कितना होगा, थीटा 0 होगा, राइट, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ tan थीटा जो भी आएगा वो तुम्हारा देगा, गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस केस में वर्टिकल एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल क्या है, टाइम है। तो यानी कि यही चीज tan थीटा ही है, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ वो बेसिकली क्या कैलकुलेट हुआ, वो देखो ये हो रहा है कैलकुलेशन यहाँ पे, कि dx बाई dt अगर तुम कैलकुलेट करते एट पॉइंट ए यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करते, स्लोप करते, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट वहां पे ड्रॉ करते, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते, tan थीटा ए। तो tan थीटा ए यहाँ पे देखो, चूंकि ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, राइट, थीटा है, तो डेट विल बी पॉजिटिव, तो dx बाई dt उस पॉइंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो वो पॉजिटिव हो रहा है, यही बस इतना ही इसमें बताना है। वैल्यू इसमें थीटा अगर एंगल मालूम होता तो बता देते हैं। dx बाई dt एट पॉइंट बी, तो वहां पे क्या है, tan 0 है, तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, तो ये 0 हो गया। dx बाई dt एट पॉइंट सी, ये थीटा सी है, तो tan थीटा सी देखो ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है थीटा एंगल, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो tan 90 प्लस थीटा इज नेगेटिव, तो डेट इज वाई tan थीटा सी इज नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे dx बाई dt नेगेटिव है और दिख भी रहा है इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये सब चीज तुमको मालूम चल गया। अब इसमें एक और चीज जो समझने वाली बात ये होती है, वो ये होता है कि इस केस में तुम अभी क्या कैलकुलेट किए, बेसिकली तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल एक्सिस बाय हॉरिजॉन्टल किए, वर्टिकल मेरा एक्स था, हॉरिजॉन्टल क्या था, टाइम था, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट देखोगे, एक्स का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो ये मीटर पर सेकंड आ रहा है। मीटर पर सेकंड कोई जाना पहचाना यूनिट लग रहा है तुमको, याद करो, वेलोसिटी एक नाम का चीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, राइट। तो एक्स बाई टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ये तुमको क्या देता है, वेलोसिटी दे रहा है, ये वाला वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। मतलब ये कर्व का किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएशन करोगे वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, इट विल गिव यू वेलोसिटी, ये यहाँ इंपॉर्टेंट था समझना, ठीक है। अब चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी y वेरीज विद x एज y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। पहला पार्ट है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y, स्लोप ऑफ द कर्व निकालना मतलब क्या होता है, dy बाई dx निकालना, राइट, एट पॉइंट्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1.5 एंड x इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या है, देखो बहुत अच्छे से समझ जाना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जो आज हम लोग पढ़े हैं। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी कर्व का
स्लोप निकालना, किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और ये फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ कर्व y at any point we need to calculate derivative of y with respect to x, वही जो भी बताएं। तो बेसिकली तुमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब इस y का मतलब इसका dy बाई dx निकालना है, d ऑफ y बाई dx, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ y का जो वैल्यू था, तो y कितना था 4x² माइनस 12x प्लस 5, उसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पहले, ठीक है। फिर ये अगर इस तरह से है तो ये इंडिविजुअली अब सबका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब d बाई dx ऑफ 4x², फिर d बाई dx ऑफ 12x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² माइनस डी बाई 12x बाई डी एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन जो था वो यहाँ आ गया, और प्लस डी ऑफ 5 बाई डी एक्स, ठीक है, वेयर 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब तो अब डी बाई डी एक्स कैलकुलेट, अब तो ईजी है, 4x² न्यूमरेटर दोनों का सेम है, हर जगह न्यूमरेटर सेम है, तो 4x² का डी बाई डी एक्स क्या होता है 4 इंटू टू, 4 तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, और x² का क्या होगा 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन होता है ना, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, उसी तरह माइनस 12, ये जो 12 था इंटू वन, ठीक है। और x का सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स, राइट, ये तो होगा ना डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, ये 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कट गया। और ऐसे भी नहीं जानते हो तो ऐसे समझ लो, इसका x टू द पावर 1 है ना, तो यहाँ n x n माइनस वन, तो n 1 माइनस वन, तो x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, राइट, इसीलिए ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस 12 इंटू वन आ जाएगा, प्लस ये 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, अभी मैंने बताया था ना डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है, राइट, तो दैट इज व्हाई इट इज 0। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आएगा 4 इंटू टू 8x, तो पहला टर्म हो गया 8x माइनस 12, ये देखो माइनस 12, तो माइनस 12 8x माइनस 12, तो बेसिकली तुमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया कि dy बाई डी एक्स जो है वो जब तुमने कैलकुलेट किया तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया कितना 8x माइनस 12, ठीक है। अब तुमको देखो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे कि x इक्वल टू 1 पे निकालो, x इक्वल टू 1.5 पे निकालो, और x इक्वल टू 2 पे निकालो, ऐसे भी तुमको पता है कि y वैरी कर रहा है x के साथ। तो अब अगर स्लोप ऑफ द कर्व निकालना था तो स्लोप तो dy बाई डी एक्स निकाल लिए, तो हम तो स्लोप निकाल ही लिया ना 8x माइनस 12। अब इसी में x का वैल्यूज रखते जाओ तो तुम्हारा वैल्यूज आता जाएगा, तो एट x इक्वल टू 1 अगर बात करेंगे तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हो, 8 इंटू वन माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। उसी तरह dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1.5, तो x इक्वल टू 1.5 इस इक्वेशन में रख दो, तो 8 इंटू 1.5 माइनस 12 इट विल बी 0, 12 माइनस 12 इज 0, ठीक है। और dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 निकालना है, तो 8 इंटू टू माइनस 12 इक्वल टू 4, ठीक, ये समझ में आया। इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं, इस बात को समझ गया पहले, ये एप्लीकेशन हो गया। अब हम इसको तुमको फिजिकली भी बताते हैं इंटरप्रेट करके कि ये था क्या, ये जो अभी हम लोग बनाए एक्चुअली में इसका अगर तुम कर्व ड्रॉ करते y इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 5 का, वो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। ये इतना बस अभी समझो, ठीक है, अभी हो सकता है तुम ये कर्व ड्रॉ ना कर पाओ, बस समझो, मतलब ये इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लिए तेरा आंसर आ गया, हम बस तुमको समझा रहे हैं कि क्या है ये। अब इस केस में पहला केस को देखो, ये ए जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है कर्व में, ये x इक्वल टू 1 पे है, यहाँ x इक्वल टू 1 है ना, तो x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहीं पे पूछा था ना dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बाई डी एक्स हम लोग कर्व में क्या पढ़े थे कि टेंजेंट ड्रॉ करना है एट x इक्वल टू 1, तो ये वाला जो ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है ये टेंजेंट है ना एट पॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे जब टेंजेंट तुम ड्रॉ कर रहे हो तो ये देखो ये क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है θ1, राइट, ये समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, तो क्लॉकवाइज के लिए थीटा क्या होता था नेगेटिव, तो tan थीटा कितना आना चाहिए था नेगेटिव, तो इस केस में देखो यहाँ -4 आया ना इसका स्लोप, तो दैट इज वाई tan थीटा इज नेगेटिव, समझ में आया। अब उसी तरीके से दूसरे वाले को देखो, बी पे देखो, बी पे क्या होना चाहिए था, बी पे dy बाई डी एक्स एट बी जो तुम निकाले थे वो क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो अगर बी पे dy बाई डी एक्स निकालना था तो बी ये देखो एकदम ये पॉइंट है, ये 1.5 पे जो बी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये मिड ऑफ दिस कर्व है, तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा इसमें, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का tan थीटा क्या होता है 0 होता है, ठीक है, तो इसलिए वो 0 आएगा पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें अगर तुम लास्ट वाला केस को देखोगे तो लास्ट वाले केस में क्या आ रहा है, ये वाला टेंजेंट होगा सी पॉइंट पे, मतलब एट एक्स इक्वल टू 2, एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये वाला पॉइंट आ रहा है सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करे ये ग्रीन वाला, तो ये एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना एक्स एक्सिस से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2 है, तो θ2 क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी 4 आया है, तो tan थीटा पॉजिटिव आया है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। अब सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का,
फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो बहुत सिंपल, तुमको बता चुके डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम कितना कैलकुलेट किए थे, 8x माइनस 12, तो इसको यहाँ लाके यहाँ पुट कर दो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, डी बाई डी एक्स अब निकालना है 8x माइनस 12 का, तो इट इज सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ 8 ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 12। तो ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। और डी बाई डी एक्स ऑफ 8x बचेगा, तो वो सिंपली क्या बचेगा 8, तो आंसर आ गया 8। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बेसिकली कितना हो गया 8। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो, question is to test your understanding. A certain physical quantity velocity v is defined as the rate of change of displacement with time. ठीक है, और the graph between x and t displacement with the time is as shown in the figure. यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ कोई कर्व नहीं है, ऐसा वैसा नहीं दिया हुआ है, ये सब स्ट्रेट लाइंस है इस तरह से ऐसे ऐसे। फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 to 1 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 to 3 सेकंड एंड ड्यूरिंग व्हाट टाइम इंटरवल इज द वेलोसिटी नेगेटिव। हम इसमें तुमको एक हिंट देते हैं एक का, जैसे पहला पार्ट है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 to 1 सेकंड। अब तुमको यहाँ पे डिफाइन ही किया हुआ है कि वेलोसिटी डिफाइंड एज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, मतलब x बाई टी दिया हुआ है, ठीक है, या डेल्टा रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में तुमको पता होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी निकालना है, मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, तुमको स्लोप निकालना है। समझ में आ रहा है? याद करो वो मेरा स्लाइड में जिसमें हमने तुमको स्ट्रेट लाइन वाले में बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस y1। तो इस केस में चूंकि वर्टिकल एक्सिस x है, ये t है, तो बेसिकली इस केस में हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई डेल्टा x हो गया x2 माइनस x1 बाई डेल्टा t हो गया t2 माइनस t1, ठीक है। या फिर ऑल्टरनेटिवली स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, tan थीटा निकालना पड़ता है, राइट। अगर तुम tan थीटा निकाल लोगे तो तुमको स्लोप पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर इस सेगमेंट का हम बात करें, ये वाला लाइन का, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो दिया हुआ है, इसका tan थीटा निकालना तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस तरह से एंगल बनाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अगर तुम tan थीटा कैलकुलेट कर लिए तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ दिस, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा वेलोसिटी डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट, इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उसका तुमको स्लोप निकालना है tan थीटा बेसिकली, ठीक है। चलो करके देखना, बनाना इसको खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी v of a particle is defined as rate of change of displacement x with time, and another physical quantity acceleration of a particle is defined as the rate of change of velocity with respect to time। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी, एक वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, x वर्सेस t बेसिकली, उसका रिलेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन से, x इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। अब तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। अब इसमें हम तुमको बस एक ही हिंट देंगे, फिर से वही चीज बता रहे हैं कि तुमको x और t के बीच में तुमको चीजें पता है, मतलब x ये वाला एक्सिस है वर्टिकल और टाइम ये वाला एक्सिस है, ठीक है। अब तुमको अगर डेफिनेशन देखो, वेलोसिटी का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, मतलब क्या कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, dx बाई dt हो गया, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन बेसिकली इक्वल टू क्या आ रहा है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और तुम्हारा x तुमको पता है, तो अगर x को डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हारा और उसमें t इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर दोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा पार्टिकल का 1 सेकंड पे, उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम बना के देखना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन हम बताएंगे, है ना। तो समरी ये हुआ पूरे इस टॉपिक का पढ़ने का कि डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, ठीक है, आगे काइनेमेटिक्स में हर जगह बहुत जगह कर्व आएगा कि इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ये इसके साथ इस तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ कर्व निकालना है तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और अगर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है तो सिंपली tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है। और स्लोप से निकलता क्या है, वेरिएशन ऑफ y एक्सिस बाय x एक्सिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस बाय x एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये चीज तुमको बस याद रखना है, ये याद रखोगे तो तुम्हारा बनने लगेगा, और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फार्मूलाज है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन विल बी गिवन वंस आई कंप्लीट दिस बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस टॉपिक को तुम अच्छे से समझो क्योंकि तुम्हारे लिए ये एकदम नया चीज है ना, इजी चीज है, हड़बड़ाना नहीं है, बस समझने जाना है कि कैसे करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बेसिक मैथ्स एंड विल स्टडी इंटीग्रेशन, ठीक। तो टिल दैट टाइम, टिल देन, हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।